तो डियर स्टूडेंट, आज एक और टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन को एक अलग चैप्टर में समझाया हमने, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, इसके लॉ क्या होते हैं, ये सारा आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो वहाँ से समझ के यहाँ पर आएंगे हम। तो रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस समझेंगे हम, या कर्व्ड सरफेस समझेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे वो होगा लेंस का। तो लेंस एक डबल कर्व्ड सरफेस या डबल स्फेरिकल सरफेस होती है, और हम बात कर रहे हैं सिंगल स्फेरिकल सरफेस की। उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन होता है, वो सब इसमें देखेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो या पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन नहीं देखा है, नहीं समझा, तो एक बार वो देख ले, क्योंकि उसके बिना ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर डायग्राम बना के बताऊंगा मैं आपको कि एक ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनती है एक स्फेरिकल सरफेस पे। स्फेरिकल सरफेस कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर आपने एक प्लास्टिक की थैली ली है और उसमें पानी डाल दिया तो वो भी एक स्फेरिकल सरफेस है। या फिर ये हमारे पास जो बीकर है इसमें, या जो भी ये फ्लास्क है, मैं एग्जैक्टली इसका नाम भूल गया हूँ, केमिस्ट्री से मेरा कोई खास अब नाता नहीं है। तो इसके अंदर पानी भर देते हैं तो ये एक कर्व्ड सरफेस की तरह काम करेगी यहाँ पर। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, मेरा चेहरा जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है। तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मेरी चेहरे की जो इमेज है वो कहीं और बन रही होगी अब। तो ये एक कर्व्ड सरफेस है। तो इसका हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर देखते हैं, फिर उस डायग्राम की हेल्प से एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं एक कर्व्ड सरफेस यहाँ पर, और ये कर्व्ड सरफेस मानते हैं हम यहाँ पर, और ये इसकी एक्सिस मानते हैं। बना देते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पर ओ नहीं देते हैं, एन दे देते हैं, और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम जितना हो सके उतना सीधा और सही बने, ताकि समझने में आसानी हो। इसको एन की जगह एम नाम दे देते हैं, ताकि बुक में भी आप पढ़ो तो आपको समझ में आए ये। और इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स हैं वो बुक के अकॉर्डिंग हो, ताकि आप जब रिटन नोट्स को बुक के साथ कंपेयर करके देखो तो ज़्यादा अंतर नहीं मिले आपको। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे मानते हैं हम, जो कि सरफेस की ओर जाती है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर किधर ड्रॉप करते हैं। हर रिफ्रैक्शन के लिए एक सरफेस पर परपेंडिकुलर बहुत ज़रूरी होता है। तो वो परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी जो मेजर करते हैं या शो करते हैं वो उसके आधार पर ही करते हैं। तो अब बनाते हैं हम लाइट रे, जो कि इंसिडेंट लाइट रे होगी ऑब्जेक्ट से सरफेस की ओर। तो ये लाइट रे एंटर करती है यहाँ से, लाइट रे पर एरो बनाना जरूरी होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। यहाँ से लाइट, क्योंकि एक लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर आ रही है, तो लाइट जो होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करते हैं इसको, और लाइट इस तरफ बेंड होगी, यहाँ पर आते हुए वो एक्सिस से गुजरेगी, आगे और जाएगी। हम इसको चाहे तो आगे और बना सकते हैं। और एक लाइट रे को हम मानते हैं कि सीधा आती है इधर, तो सीधा आती है तो वो यहाँ पर इसको कट करेगी। तो जहाँ पर दो लाइट रे कट करती है, यहाँ से आती हुई और यहाँ से आती हुई, तो वहाँ पर बनती है इमेज। तो इमेज को आई से बनाते हैं हम यहाँ पर। और ये जो नॉर्मल जहाँ से पास करता है कर्व्ड सरफेस के लिए, वो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने जो ज्योमेट्री होती है वहाँ पर पढ़ा होगा कि ये कर्व्ड सरफेस जो है किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा या स्फीयर का पार्ट होगा। तो उस स्फीयर पर जो भी नॉर्मल होता है वो हमेशा उसका डायमीटर होता है सरफेस पर, जो नॉर्मल गुजरता है। तो ये नॉर्मल जो होगा, अगर डायमीटर होगा तो सेंटर से जरूर गुजरेगा, तो इसलिए यहाँ पर सी बनाएंगे हम। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट है टोटल, और ये एंगल जो होगा ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो अभी तक डायग्राम आई होप कि क्लियर हो आपको।
अब उसमें कुछ लेबलिंग करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, यहाँ इमेज है फाइनल हमारी, तो इसको बनाएंगे इमेज डिस्टेंस v, और ये है c और m जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको लिखेंगे r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस जो हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये मीडियम 1 है जो कि रेयर है, इन केस मान लीजिए एयर है, और ये ग्लास सरफेस है मान लेते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब इसकी हेल्प से हम रिलेशन डेवलप करेंगे u v रेडियस ऑफ कर्वेचर n1 और n2 के बीच में। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी ज्योमेट्री काम में लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल आई जो है वो ट्राइंगल NOC, जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको NOC, इसमें एंगल जो आई है इन ट्राइंगल NOC, एंगल जो आई है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, जो कि सम होगा NOM, एंगल NOM या NOC भी हो सकता है, प्लस एंगल NCO या NCM, हम NCO लिख देते हैं, ये रहेगा। अब एंगल की बात करते हैं तो NOM जो एंगल होगा उस एंगल में हम कहते हैं कि एंगल की जो डिफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे इस एंगल के लिए, तो आर्क होगी इसकी ये और रेडियस होगी ये, तो NOM को लिखूंगा मैं NM अपॉन OM, प्लस इसके लिए NCO, इसके लिए ये एंगल बन रहा है, तो इसके लिए आर्क होगी ये और रेडियस होगी ये, तो ये बनेगी NM अपॉन MC, इसको बोलेंगे नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल NIC ट्राइंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक इस ट्राइंगल में हम कहेंगे कि जो एंगल NCM है, NCM एक एक्सटीरियर एंगल है, जैसे पिछले केस में हमने देखा था, ये एक्सटीरियर एंगल एक, तो इस एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग सेम चीज़ हम जो यहाँ की थी वो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल NCM शुड बी इक्वल टू एंगल R प्लस, जो कि इस ट्राइंगल में ये और ये दो एंगल इनके सम के बराबर होगा NIC, ये दो एंगल के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ से हमें R की ज़रूरत है, तो R लिखते हैं, R इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे NCM माइनस एंगल NIC। अब यहाँ पर भी दो एंगल है, तो आर्क अपॉन रेडियस ये एंगल का सिंबल है, तो एंगल के लिए आर्क अपॉन रेडियस का लॉजिक काम में लेते हुए इनको लिखेंगे डायग्राम की हेल्प से। तो एंगल NCM के लिए हम लिखेंगे NM अपॉन MC माइनस एंगल NIC के लिए लिखेंगे MN या NM, शुरू से NM लेते हुए चल रहे हैं, और रेडियस होगी इसकी MI, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। ये है एंगल R और ये है एंगल I। अब हम यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वो था स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर अब स्नेल्स लॉ को लेके आते हैं, क्योंकि उसके बिना हम रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, SNELL, स्नेल्स लॉ, जो कि रिफ्रैक्शन को एड्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है, क्या होता है वो, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। ये मीडियम वो होता है जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा मीडियम होता है जहाँ से लाइट रे आती है। तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है कि रिलेशन में N2 अपॉन N1 किस लॉजिक से आ रहा है, किस प्रोसेस से आ रहा है, ताकि हम इसको आगे और अच्छे से समझ सकें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थिन लेंसेज की। तो थिन लेंसेज की हम बात करते हैं, तो थिन लेंस की एक प्रॉपर्टी अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि थिन लेंसेज के लिए I फॉर थिन लेंसेज I and R are very small। थिन लेंस बोले या थिन सरफेस की बात करें, तो ये जो
आई और आर होंगे या फिर छोटे और लेंस हो जाएंगे, तो ये आई जो होगा और ये आर जो होगा बहुत छोटी वैल्यू होगी। ये जब छोटी वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, और साइन आर जो होगा वो भी नियरली इक्वल टू आर। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर की जगह हम यूज़ करेंगे आई अपॉन आर। तो इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं हम। देखो यहां पर रखते हैं हम आई अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां बचेगा n2 अपॉन n1। इस इक्वेशन को नंबर दे देता है 3। तो इक्वेशन 1 2 3 से, 1 जो अभी हमने साफ कर दिए, 2 है ये, इन दोनों से हम आई और आर की वैल्यू रख सकते हैं इस इक्वेशन में। लेकिन इससे पहले भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 3 से नहीं बोल देंगे, आगे वाले को बोलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। n1 आई इक्वल टू n2 आर, इसको 3 बोल देते हैं। तो इस इक्वेशन में आई और आर की वैल्यू इक्वेशन 1 जो अब यहाँ नहीं है और 2 यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे। तो देखना कैसे रखते हैं हम वैल्यू, थोड़ा और जगह बनाते हैं हम यहाँ पर। सो n1 आई की वैल्यू जो है वो है nm अपॉन om प्लस nm अपॉन mc। आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि आई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन 3 में हमने आई की वैल्यू रख ली है। आर की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, ये तो आपके सामने ही है, n2 और nm अपॉन mc माइनस nm अपॉन mi। अब हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अब बस केवल मैथमेटिक्स को पूरा करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। अब सारा स्पेस बना लेते हैं हमारे आगे के काम के लिए। देखिए यहाँ पर ऊपर देखो तो सब जगह nm है, तो इसको कॉमन लेके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए nm को हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है n1 अपॉन om प्लस n1 अपॉन mc इक्वल टू n2 अपॉन mc माइनस n1 अपॉन mi। अब हमारे पास चार अलग अलग क्वांटिटी है, 3, ये om, mc और mi। इन तीनों की वैल्यू डायग्राम से देखते हैं क्या होगी। देखो om जो है, om दिख रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। mc जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ दिख रहा है mc। और mi ये इमेज है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट कर्व्ड सरफेस से इमेज की डिस्टेंस v होगी। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन के साथ इनको लिखेंगे om, mc और mi। ये होगा u, ये होगा r और ये होगी v। लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ देखते हैं, देखो इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इधर चलेंगे हम, तो OM आएगा माइनस में क्योंकि हम ऑपोजिट जा रहे हैं। R मेजर करने के लिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाने के लिए यहाँ से हम जा रहे हैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, तो ये होगा प्लस। सिमिलरली हम इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से U। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आने के कारण ये भी प्लस में होगा। ये तीनों वैल्यू यहाँ रखते हैं। n1 अपॉन om की वैल्यू माइनस u प्लस n1 अपॉन mc, इसकी वैल्यू है प्लस r इक्वल टू n2 अपॉन mc प्लस r माइनस n1 अपॉन mi। तो mi की वैल्यू है v प्लस v। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में r है, इनको एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पर n1 है, इसको उधर ले लेते हैं। तो ये आएगा n1 अपॉन u, इस माइनस को यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो आएगा प्लस n1 अपॉन v। तो मैंने यहाँ पर ओपन करने में मिस्टेक की है, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर जब इसको nm को हटाएंगे और mi रहेगा यहाँ पर, तो n2 आएगा यहाँ से, n2 आप चेक कर लेना, मैंने मिस्टेक की है उसको ठीक कर रहा हूँ। n2 यहाँ से इसको ले जाएंगे n2,
इक्वल टू, ये क्वांटिटी इधर लाएंगे तो आएगा N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से इसको ऐसे लिखेंगे N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। तो कुछ नहीं किया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इक्वल टू यहाँ से R कॉमन आएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे N2 माइनस N1 अपॉन R। तो ये जो है ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर में, और दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो कि यहाँ पर दिख रहा है N2 और N1 U V R। तो ये इस तरीके से हम एक रिलेशन बनाते हैं कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो यहाँ पर सरफेस या लेंस है वो एक बहुत ही थिन सरफेस है, पतली सरफेस है, इतना कर्व्ड नहीं होगा, इतना बड़ा लेंस नहीं होगा हमारे पास जो लेंसेज होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये रिलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले वाले टॉपिक के लिए, जब हम सिंगल सरफेस का रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम डबल स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मतलब लेंस, ये तो मैंने लेंस यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया है, लेकिन लेंस के बारे में हम अब पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला रिलेशन डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस इक्वेशन को समझना और इसके डेरिवेशन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको समझ लेते हो अच्छे से तो ये इसका अगला जो टॉपिक आएगा वो बहुत ही आसान हो जाता है समझना, और उसी से हम दो अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे, एक लेंस मेकर फार्मूला बनाएंगे उससे, और एक लेंस फार्मूला बनाएंगे, दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो आप इस फार्मूला को अच्छे से समझ लेना कि कैसे N2 अपॉन V आ रहा है, कैसे N1 अपॉन U आ रहा है, N2 माइनस N1 अपॉन R आ रहा है, क्योंकि जब बोथ साइड कर्व्ड सरफेस होगी वहाँ पर दोनों साइड रिफ्रैक्शन होगा, इधर भी होगा दूसरी तरफ भी होगा, और वहाँ पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो इस इक्वेशन को हम दो बार यूज़ करेंगे, लेकिन वो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले लेसन में।